हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत ही एक डीप सीक्रेट अनकवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ETL होता है, ETL टूल होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, है ना। जैसे इन्फॉर्मेटिका होता है, SSIS होता है, डेटा स्टेज होता है, या पेंटाओ होता है, क्लोबर, बहुत सारे टूल्स हैं। एन नंबर ऑफ टूल्स इन द मार्केट्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स होते हैं, इनका जो यूसेज होता है, किस टाइप्स के एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जनरली एक पर्सपेक्टिव ये है, लोग ये सोचते हैं कि ETL मतलब डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होता है, या डेटा वेयर हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट्स होता है वहां पे हम यूज करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं ये भी मानता हूं कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है ETL का टूल डेटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशन डेवलप करने के लिए करते हैं। लेकिन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे हम लोग ETL टूल्स के यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ETL टूल्स, ETL प्रोजेक्ट्स बेसिकली, ठीक है, जिसमें हम ETL टेस्टिंग करते हैं, वो किस किस टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में यही हम 10 डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे, यूसेज ऑफ ETL टूल्स, राइट, वन बाय वन। तो ये पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। और ये अच्छा रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको पूरा A to Z पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। क्योंकि ये जो जो चीज मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इवन लोगों को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर भी पता नहीं होता है कि क्या यूज करते हैं, किस टाइप्स के एप्लीकेशंस में यूज करते हैं और क्यों करते हैं। करेक्ट। तो इस वीडियो में हम वो सारे सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। और होपफुली ये वीडियो बहुत ही इंरिचमेंट होगा आपके नॉलेज के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ये चैनल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये दूसरा ही वीडियो है। और डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, राइट, क्योंकि उसमें क्या होगा कि फिर आपको नई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वो सारा मिलेगा। अच्छा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि 10 यूसेज ऑफ ETL टूल, ठीक है ना। ETL टूल्स बेसिकली 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे। तो वन बाय वन हम देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। पहला तो सबसे बहुत ही बिग एप्लीकेशन जो होता है, डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में होता है ना। डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें होता है डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो अब देखो क्या होता है डेटा वेयर हाउसिंग में, हम लोग क्या करते हैं। ETL का डेटा वेयर हाउसिंग, पहली बात तो यूज क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो डेटा वेयर हाउसिंग इसलिए करते हैं यूज, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो हमारे डेस्परेट सोर्सेस होते हैं वहां से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं एट वन प्लेस, राइट। उसके बाद क्या होता है, डेटा वेयर हाउस, इसका ऐसा फ्लो होता है, देखो कि हमारे जो बहुत सारे सोर्सेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। सोर्सेस मैं जस्ट एक ड्रॉ करके बता दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे आपका जो ETL प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ETL प्रोसेस होने के बाद ये आपका डेटा वेयर हाउस हो जाता है। और यहाँ से जो होता है, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे, जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन हो गए, या कोई रिपोर्टिंग के एप्लीकेशंस हो गए, है ना। तो ये सारे लोग यहाँ से पुल करते हैं डेटा। ये हमारा जो सेंट्रल डिपॉजिटरी होता है, दिस इज माई सेंट्रल डिपॉजिटरी, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन होता है, और यहाँ से जो है हमारे यूजर जो है पुल करते हैं डेटा, और ये यूसेज होता है। ये हमारा डेटा वेयर हाउसिंग टिपिकल प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा यूसेज हम लोग देखते हैं कि दूसरा यूसेज जो है इसी में डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट, ये भी एक बहुत ही बड़ा चंक होता है, ठीक है ना। डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो भी ETL टूल का यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारा जो डेटा होता है एक किसी जगह पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोलूंगा कि इसका मेन ये होता है कि मूविंग डेटा फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो ओल्ड सिस्टम्स होते हैं वहां से हम लोग अपने सिस्टम्स को नए जगह पे मूव करते हैं, ठीक है, अपने डेटा को। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका एक टिपिकल एग्जांपल जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ओरेकल है ना। ओरेकल का वर्जन समझो कुछ भी है, समझो 11 है, ठीक है। 11 वर्जन से मुझे ओरेकल का नया वर्जन मुझे ये हमारा डेटाबेस है ना, ठीक है ना। ये डेटाबेस, मैं एग्जैक्ट वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ, बट ये समझो ये मेरा डेटाबेस है। यहाँ पे मेरा पूरा डेटा वेयर हाउस है एक्चुअली, ठीक है। सब कुछ डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक दिन क्या होता है कि ओरेकल वाले ने बोला कि भाई हम लोग ना 11 वर्जन जो है अब सपोर्ट नहीं करेंगे अगले कुछ महीनों के बाद से, तो आप एक काम करो, आप एक नए प्लेटफॉर्म पे मूव हो जाओ, ठीक है। तो ये बोलेंगे अच्छा ठीक है, 21 पे
ओरेकल वर्जन 21 जो है हमारा नया लेटेस्ट है, वहां पे आप मूव हो जाइए। ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा ये जो डेटा प्रोजेक्ट है, ये माइग्रेशन प्रोजेक्ट हम लोग एज इट इज डेटा जो भी है हमारा हिस्टोरिकल, क्योंकि डेटा वेयर हाउस में जो भी डेटा रहता है या जो भी हमारा सिस्टम है, वहां से हमको अगर डेटा को माइग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग ETL टूल का यूज करते हैं सो दैट वी कैन माइग्रेट एवरीथिंग प्रॉपरली। ठीक है। और इसके जो जॉब्स होते हैं वो सारे भी हम लोग माइग्रेट करेंगे बेसिकली, राइट। ETL जॉब जो भी होते हैं वो सारे माइग्रेट करेंगे। एक तो दूसरा ये हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। तो एक डेटा इंटीग्रेशन जहाँ पे भी होता है ना, डेटा इंटीग्रेशन एप्लीकेशन जो होते हैं वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं। तो अब आप बोलोगे डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है। डेटा इंटीग्रेशन हम लोग तो यहाँ पे भी करते हैं, कहाँ पे, जैसे ये डेटा वेयर हाउस हो गया, यहाँ पे भी जैसे बहुत सारे सोर्स सिस्टम से डेटा पुल करते हैं, राइट। लेकिन ये डेटा इंटीग्रेशन जनरली हम लोग डेटा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए रेफर नहीं करते हैं, बट इसको हम लोग नॉन डेटा वेयर हाउसिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा डेटा जो भी होता है, ठीक है, वो एक्चुअली हम लोग बहुत जगह से डेटा लाते हैं, राइट, मल्टीपल सोर्सेस से डेटा लाते हैं, और इसको एक और डेटाबेस, ये डेटा वेयर हाउस होना जरूरी नहीं है, दिस इज नॉन डेटा वेयर हाउस। ठीक है। और हम लोग ऐसे ही जितने भी मेरे सोर्स हैं जहां से भी हमको डेटा उठाना है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मैंने डाल के लोड कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे डेटा इंटीग्रेशन एप्लीकेशन होते हैं, डजंट नीड टू बी अ डेटा वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये तीसरा यूज होता है। और हम अब देखेंगे चौथा यूज जो होता है, चौथा यूज ही बहुत ही ओबियस है। आई थिंक ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि एक्सट्रैक्ट जो होते हैं ना, एक्सट्रैक्ट फाइल जैसे हम प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपके पास डेटा आ गया है, टिपिकली क्या होता है, जैसे कोई ट्रेडिंग एप्लीकेशंस होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी आपका मार्केट ओपन होता है, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया का NSE मार्केट ओपन होता है, ठीक है, जैसे 9:15 पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, AM पे, वीकडेज में। अब क्या होता है कि हमारा मार्केट में बहुत सारा लिस्टिंग डीलिस्टिंग या बहुत कुछ होते हैं, नए स्टॉक जो है मार्केट में आते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारे ट्रेडिंग एप्लीकेशंस होते हैं, आप समझ जाइए कि कोई एक बैंक है, ठीक है, बैंक है, वो बैंक HDFC है, समझ जाइए, ठीक है। HDFC का जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसको जो है ना, वो सारा जो नया लिस्टिंग कल हुआ है, वो पर्टिकुलर शेयर हमको चाहिए लिस्टिंग के पहले, मान लो आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है IPO के बाद, ठीक है। तो उसको लिस्टिंग करने के लिए क्या होता है कि वो सारा हमको चाहिए होता है, वो उसका टिकर चाहिए, सिडॉल चाहिए, रिक चाहिए, जो भी सिडॉल IC नेक्सेल जो भी डिटेल चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस डेटा, है ना। तो वो रेफरेंस डेटा जो है सेटअप करने के लिए जरूरी होता है सिस्टम में, ताकि हमारे HDFC के जो एप्लीकेशन हैं बहुत सारे, वो यूज कर सकें उस रेफरेंस डेटा को। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट जो है एक फाइल के सिस्टम पे जाता है, जैसे ये अपना HDFC का एक डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से HDFC के अंदर ही बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, डेस्क होंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग डेस्क होते हैं, इन लोगों को क्या होता है, ये डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं करते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग डेस्क क्या करता है, ये बोलेगा कि नहीं, मुझे ना सब कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को एक फाइल भेज दो, मेरे को एक CSV फाइल भेज दीजिए करके, राइट। तो यहाँ पे ETL टूल यूज होता है, और ये जो है CSV फाइल इन ट्रेडिंग डेस्क के पास पहुंच जाता है, और इन लोग इस फाइल को कंज्यूम करते हैं ऑन डेली बेसिस बिफोर मार्केट ओपन, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट फाइल प्रोवाइड करने के लिए भी काम आता है, एक्चुअली ETL टूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब पांचवा यूज देखते हैं कि हम जो भी यूज करते हैं, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी जो भी होती है ना, डेटा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग ETL टूल्स के यूज करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है बहुत सारे एप्लीकेशन से आता है, ठीक है, और उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, एक्चुअली हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि समझो ये बहुत सारे सिस्टम्स हो गए, ठीक है, यहाँ से हमारा डेटा आ रहा है, और ये जो है ETL के थ्रू प्रोसेस होके हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे, जैसे डिडुप करेंगे, ठीक है, डुप्लीकेशन हटा देंगे, या जो है डर्टी डेटा है उसको क्लीन कर देंगे, ठीक है, डर्टी डेटा क्लीन करके एक सिस्टम पे लोड कर देंगे। हो सकता है ये कहीं कुछ भी सिस्टम हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है या फाइल हो सकता है, कहीं भी हम इसको लोड करके इसको फर्दर भेज सकते हैं आगे यूसेज के लिए, मतलब इनको कोई भी और एप्लीकेशन जो होती है वो कंज्यूम करती है, राइट। ये भी कोई एप्लीकेशन हो सकती है। तो हम लोग एज इट इज इसको यूज नहीं करते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ हम लोग यूज नहीं कर सकते, राइट, डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग ETL के थ्रू उसको क्लीन करते हैं, फिर इनको एप्लीकेशन को भेजते हैं एक्चुअली। तो ये डेटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो करने हैं उस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी हम लोग जहाँ पे हम लोग ETL का
यूज कर सकते हैं डेटा क्वालिटी को ठीक करने के लिए। ठीक है। अब छठवा है, हम जो देखेंगे कि रियल टाइम जो एनालिसिस होती है ना, रियल टाइम प्रोसेसिंग जो सिस्टम्स होते हैं, उन लोग भी कभी कभी क्या करते हैं कि ये डेटा को यूज करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे भी हम ईटीएल का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप समझो कि कोई कंपनी हो, ठीक है, आप क्या करोगे कि स्टॉक मार्केट डेली खुलता है ना, तो 9 to 3 वो भी जो भी है, राइट, ये आपका ऑपरेशन टाइम होता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई स्टॉक है समझो, है ना, एबीसी स्टॉक लिस्ट हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये डेटा को पुल करते हैं एक्चुअली, ठीक है, ईटीएल। अब यहाँ से ये स्टॉक में तो डेटा, स्टॉक एक्सचेंज में पूरा डेटा रहता है, लाइव ट्रेड रहता है, उसका हर सेकेंड्स का इंफॉर्मेशन होता है, राइट। अब ये क्या करते हैं इन लोग ना, पैटर्न एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे क्या बोलते हैं, ब्रोकर होते हैं ना, स्टॉक के ब्रोकर होते हैं। उन लोग क्या करते हैं, ये रियल टाइम डेटा को एनालाइज करते हैं, एक्चुअली एनालाइज करके देखते हैं कि भाई इसमें कुछ पैटर्न हो रहा था, वो ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं बेसिकली, है ना। तो वो देखेंगे कि हाँ ये एक्चुअली देखो, ये मिली सेकेंड या सेकेंड्स में एक्चुअली डेटा वेरी होता है, राइट। स्टॉक का प्राइस जो है हर सेकेंड चेंज होता है, राइट। तो अब सोचो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए भी ईटीएल का यूज करते हैं एक्चुअली, और इसको जो है इसको क्या होता है, ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं ना, ट्रेडिंग के लिए एक एनालिसिस, ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। और ये फिर रेकमेंड करते हैं, इनके जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो होते हैं या जो भी स्टॉक ब्रोकर होते हैं, उन लोग इसको एनालाइज करके अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करते हैं कि ओके यू कैन बाय दिस, यू कैन सेल दिस एंड ऑल दोस थिंग बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं। सेवेंथ जो एप्लीकेशन होता है वो एक्चुअली बिग डेटा जो एप्लीकेशन होती है ना, बिग डेटा जो होती है, बिग डेटा एनालिसिस जो होती है ना, तो बिग डेटा एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, बिग डेटा मतलब ये होता है कि यहाँ पे ना सिर्फ डेटा वेयर हाउसिंग तो एक चीज होता है, डेटा वेयर हाउसिंग मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मतलब उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बिग डेटा में जो होता है अलग अलग टाइप के डेटा होता है। एक तो स्ट्रक्चर्ड भी डेटा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेबल फॉर्मेट में होगा, उसमें प्रॉपर साइज होगा, कॉलम साइज एवरीथिंग। और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होगा, है ना, जैसे इमेज हो गई, वीडियोज हो गई, या फोटोज हो गए, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और एक तीसरा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। तो ये तीन टाइप के जो डेटा होते हैं वो बिग डेटा में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ईटीएल टूल का यूज करते हैं, या ईटीएल टूल अगर डायरेक्ट यूज नहीं भी किए तो यहाँ पे हम लोग हडूप वगैरह जो भी होते हैं ना, मतलब आपके हाइव, हडूप, हडूप के जो भी कंपोनेंट होते हैं, हडूप इकोसिस्टम जो होता है वो यूज करते हैं, जो भी एक ईटीएल का काइंड ऑफ ईटीएल प्रोसेस ही है, समझो आप, राइट। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस में भी हम यूज करते हैं। ठीक है। और फिर आठवां हम लोग जो देखेंगे, आठवां यूसेज आप जो देखोगे वो है रेगुलेटरी कंप्लायंस, है ना। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है एक्चुअली ना, रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है हम सेटिस्फाई करते हैं। ये क्या होता है कि जैसे आप समझो कि हम जो है एक रेगुलेशंस के अंदर में काम करते हैं। समझो बैंकिंग रेगुलेशंस है इंडिया में, तो आरबीआई जो है उसको मॉनिटर करती है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जैसे बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं कि भाई एक रेगुलेशन ये है कि बैंक को एक जो है इतना मेंटेन करना पड़ेगा, इनके पास जो कैश होता है वो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। या आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग में भी इतना मार्जिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं। सिमिलरली हेल्थ केयर में भी बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं कि आप जो है इतने साल का डेटा मेंटेन करना है, या कस्टमर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते पब्लिक को, है, एनपीआई डेटा बोलते हैं, राइट, नॉन ऑल दोस काइंड ऑफ डेटा, है ना। तो ये सो रेगुलेटरी जो कंप्लायंस होती हैं इनका रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आरबीआई होता है वो बोलता है कि मुझे ना हर महीने के लिए मंथली रिपोर्टिंग करो। आप लोग जितने भी बैंक होते हैं ना इंडिया में, मंथली रिपोर्टिंग मंगाते हैं उनसे कि आप लोग रिपोर्ट करो, आपका सारा डिटेल मेरे को भेजो, सो दैट वी कैन एक्चुअली मॉनिटर व्हाट इज योर हेल्थ कंडीशन ऑफ द बैंक, राइट। तो आरबीआई उसको मंगाता है। अब ये रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक या जो भी बैंक होंगे, उन लोग क्या करते हैं कि डेटा पुल करते हैं बहुत सारे सिस्टम से। एक सिस्टम में तो पूरा डेटा रहता नहीं है, उन लोग क्या करते हैं बहुत सारे सिस्टम से डेटा पुल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम्स हो गए, ए बी सी जो भी है। अब इसको क्या होता है यहाँ पे ईटीएल के थ्रू प्रोसेस करके एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेगुलेटरी रिपोर्ट, ठीक है ना, रेगुलेटरी रिपोर्ट्स। और ये जो रिपोर्ट होता है, क्योंकि ये डिफाइंड है, आरबीआई को इसी फॉर्मेट में चाहिए ये रिपोर्ट, हम लोग इसको आरबीआई को भेज देते हैं। तो यहाँ पे भी ईटीएल का टूल होता है। देखिए आप लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं डेटा ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस सिस्टम। तो एक प्रैक्टिकल यूसेज रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी हम लोग ईटीएल का यूज करते हैं। बहुत सारे बैंक्स लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए
और नाइन्थ जो यूसेज है इसका है, नाइन्थ यूसेज आपका डेटा लेक्स। ठीक है, आपने डेटा मार्ट और डेटा लेक्स और डेटा वेयर हाउस सुना होगा। तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि डेटा लेक्स, डेटा वेयर हाउस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्चुअली। सो डेटा वेयर हाउस या डेटा मार्ट्स, राइट, डेटा वेयर हाउस या डेटा मार्ट्स जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है। ठीक है, इसमें मतलब एक जो डेटा आता है जो स्टोर करते हैं, इसमें एक टेबल फॉर्मेट में होता है ना, आपने देखा होगा राइट, कि जिसमें हमारा रो, कॉलम, साइज, एवरीथिंग इज डिफाइंड है ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, टेबल के फॉर्मेट में। एक सेकेंड, तो ये सब टेबल के फॉर्मेट में होते हैं, राइट, स्ट्रक्चर्ड टेबल के फॉर्मेट में होते हैं। लेकिन जो डेटा लेक होता है ना, डेटा लेक, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे मैंने हडूप के बारे में बोला ना, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी रखता है, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी रखता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डंपिंग जोन टाइप का हो गया डेटा लेक। आप समझो ना, लेक में क्या नहीं रहता, सब कुछ रह सकता है ना लेक में। तो इसी काइंड ऑफ ये एक चीज है कि लाइक हम लोग यहाँ पे सीधा स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है ये स्टोर करने के लिए यूज करते हैं इस डेटा लेक को। बाद में इस डेटा लेक का यूज करके और भी कुछ यूसेज करना है वो डेटा का जो हम लोग स्टोर करते हैं, डंप कर दिया एक्चुअली, तो वो डेटा लेक होता है। तो ये डेटा लेक में जो स्टोरेज के लिए भी हम लोग ईटीएल का यूज करते हैं, राइट, कहीं से भी डेटा उठा रहे हैं और इसको डंप कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है, सिंपली ले रहे हैं और डंप कर रहे हैं, काइंड ऑफ, राइट, एक्सट्रैक्ट एंड लोड, नो ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो ई इसका जो होता है ई एक्सट्रैक्ट एंड लोड मोस्टली, राइट, ये टाइप के डेटा लेक्स के एप्लीकेशन जो होते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। एक्चुअली मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशन जो होते हैं ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, उनको सिंकिंग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, सिंकिंग, राइट। सिंकिंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे, अभी देखो हमारे पास अ, अब आप समझो, मेरा एक बैंक है, ठीक है, मेरा एक बैंक है, मान लो एच डी एफ सी बैंक, मेरे को बहुत पॉपुलर लगता है एच डी एफ सी बैंक, इसलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो एच डी एफ सी बैंक है, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी एक तो इनका डिपार्टमेंट होगा रिटेल, राइट, रिटेल बैंकिंग, ठीक है, दूसरा होगा लोन डिपार्टमेंट, और तीसरा होगा क्या होगा, और फॉर एग्जांपल में भी होम लोन, हाँ, ये हो गया, ये आपका लोन मतलब पर्सनल लोन समझो, ठीक है, पर्सनल लोन। ये जो है सिस्टम्स ही अलग होते हैं एक्चुअली, ये एक ही सिस्टम नहीं होते हैं। रिटेल मतलब आपका जो है कार्ड्स, राइट, कार्ड रिलेटेड थिंग, बैंकिंग बेसिकली, कोर बैंकिंग जो भी बोल सकते हो, है ना। तो अब देखो फॉर एग्जांपल मैं तीन ही लिया, नहीं, ये तीन सिस्टम होते हैं, एक, दो और तीन, ये तीन सिस्टम होते हैं। क्या आप बताओ कि आपका अगर मान लो वहां पे बैंक में अकाउंट भी है, ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, और आपके पास पर्सनल लोन भी लिया हुआ है, आपने होम लोन भी लिया हुआ है, ठीक है, आपने सब कुछ ले लिया और आपने डीमेट अकाउंट भी ले लिया समझो, ठीक है, डीमेट अकाउंट भी लिया हुआ है। अब देखो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो आप तो जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन सब जगह पे तो नहीं रख सकते हम लोग, राइट। या मान लो कभी एड्रेस यहाँ पे चेंज कर लिया आपने, यहाँ पे चेंज कर दिया लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो एक्चुअली इनकंसिस्टेंट डेटा हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कई बार जो है ईटीएल प्रोसेस के यूज करके हम लोग इसको चेक करते हैं कि भाई सारा कुछ डेटा अप टू डेट है कि नहीं, क्योंकि एक सिस्टम में अलग दूसरे सिस्टम में अलग ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारा चीजें भी हम लोग एक्चुअली यूज कर सकते हैं ईटीएल टूल्स का यूज, एक्चुअली कंपेटिबिलिटी देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं, मतलब ये सारा चीजें भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपको एक मतलब काफी एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि मतलब ईटीएल टूल जो होते हैं उनका यूसेज जो है कितना वाइड है, राइट। इसीलिए ईटीएल जो है, ईटीएल मतलब ईटीएल का जो एक सेपरेट डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट ही होता है आईटी कंपनीज में जनरली, या मतलब ये बहुत ही बड़ा वाइडर यूज होता है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि ये डिफरेंट 10 एप्लीकेशन, देयर कुड बी मेनी मोर एज वेल, राइट, बट इसी के अंदर आएंगे जो भी और भी आएंगे ना, इसी के अंदर आप अगर समझ गए ये 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन और यूसेज नो, तो आपको पक्का है कि ये सारा यूसेज समझ में आ गया ईटीएल टूल का। अब देखो इतने सारे यूसेज होते हैं, अब इसमें से किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट में आपको आप काम कर रहे हो ना, तो आप ईटीएल टूल का यूज करोगे और वहां पे ईटीएल टेस्टिंग मैंडेटरी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि ईटीएल टेस्टिंग में करते क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। तो आज मैं कोशिश किया कि आपको ये समझा दूं प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ ईटीएल टूल। और गाइज जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा नया चैनल है, आपका बहुत ही सपोर्ट चाहिए इसमें। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर दीजिए।
और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए इसको, ठीक है, ताकि अगर ज़्यादा लोगों तक ये रीच होगा तो हम लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, यही मेरा मोटिवेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो मोटिवेशन है इसमें आप मेरी सपोर्ट करें और हेल्प करें, ठीक है। सो विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए बाय। हैप्पी लर्निंग।